स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि आज खास चर्चा खास मेहमानों के साथ हम करने वाले हैं कि सबका साथ सबका विकास में अल्पसंख्यक कहां पर हैं, क्योंकि नैरेटिव कुछ और बनाया जाता है और सच्चाई कुछ और है। मोदी सरकार के दर्जनों गरीब कल्याण और समाज कल्याण योजनाओं ने देश में असमानता की बढ़ी हुई खाई को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट इसकी तस्दीक करती है, यानी इसकी पुष्टि करती है। मोदी सरकार के 11 साल में सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास के दर्शन को बताते हुए अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ ठोस तथ्य भी लोगों के सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में अधिक लाभ और सुरक्षा मिलती है। भारत के विकास की गाथा में अल्पसंख्यक बराबर के भागीदार हैं। साथ ही रिजिजू ने कहा कि भारत सरकार के दर्जनों स्कीमों का फायदा मुस्लिम सहित सभी तबके को मिलता है, लेकिन अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधा बहुसंख्यक हिंदुओं से कहीं ज्यादा ही है। तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी किरेन रिजिजू के बयान को तथ्यों के आधार पर गलत तो साबित नहीं कर सकते थे, तो जाहिर है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने एक अलग नैरेटिव पर बहस पेश कर दी। ओवैसी ने कहा कि अल्पसंख्यक के अधिकार मौलिक अधिकार हैं, कोई खैरात नहीं है ये, लेकिन इसमें ओवैसी को कोई विक्टिम कार्ड का मुद्दा नहीं दिखा। तो फिर उन्होंने इसमें जोड़ा कि देश का मुसलमान सबसे असुरक्षित है। असुरक्षा की इस विक्टिम कार्ड का जवाब देते हुए किरेन रिजिजू ने फिर कहा कि भारत का कोई अल्पसंख्यक आज तक देश से कभी पलायन नहीं किया, जबकि पड़ोस के मुल्कों में देख लीजिए कि वहां के अल्पसंख्यक भारत आने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उत्पीड़न के कारण पलायन उनकी नियति बन गई है। आसपास के पड़ोसी देशों को देखिए। वोट बैंक की सियासत में मुस्लिम समाज की रहनुमाई की दावा करने वाले नेता अक्सर मोदी सरकार की योजनाओं से मुस्लिम समाज में आई बेहतरी को झुठला देते हैं और उनके बीच में असुरक्षा का काल्पनिक नकली वातावरण बना देते हैं। यही विक्टिम कार्ड तो वोट बैंक की उनकी पूंजी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिसंबर 2019 में संसद में सीए पेश किया था और एक आंकड़ा सदन के सामने रखा था कि 1947 में पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 23% थी और ये 2011 में घटकर 3.7% रह गई। बांग्लादेश में 1947 में अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी और 2011 में वो कम होकर 7.8% तो 2011 में ही हो चुकी थी। तो कहां गए ये लोग, किधर चले गए? या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया, या फिर वो मार दिए गए, या भगा दिए गए, या फिर भारत आ गए। बांग्लादेश में आज के दौर में हिंदू समाज के खिलाफ बढ़ा अत्याचार और शोषण कभी भारत में सियासी मुद्दा नहीं बनता, लेकिन भारत में अल्पसंख्यक सियासत सत्ता पर कब्जा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। मोदी सरकार के 11 सालों में केंद्रीय स्तर पर अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन के समावेशी विकास को बढ़ावा देने का काम किया गया है। साथ ही सामाजिक और आर्थिक अंतर को पाटने की दिशा में कई अहम कदम भी उठाए गए हैं। किरेन रिजिजू भागीदारी से भाग्योदय की बात करते हुए दावा कर रहे हैं कि आज अल्पसंख्यक समुदाय के नौजवान एजुकेशन, स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप से हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं, लेकिन वोट बैंक की सियासत में ओवैसी को बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या के अवैध घुसपैठ पर कार्रवाई, ये भी उनको लगता है कि ये तो मुस्लिम उत्पीड़न है। तो कांग्रेस के नेता दानिश अली ने कहा है कि सड़क से लेकर संसद तक अल्पसंख्यक पीड़ित हैं। ये सब जानते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से भारत के अंदर जो अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है, चाहे सड़क पे हो चाहे संसद में हो, वो किसी से छुपा नहीं है। जवाब दिया भाजपा के प्रवक्ता जफर इस्लाम ने। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए काफी काम किया है, लेकिन ओवैसी का काम तो सिर्फ अल्पसंख्यकों को भड़काना है। 11 सालों में जिस तरह से बिना भेदभाव के वेलफेयर स्कीम चलाया है,
तो जाहिर है मुस्लिम समाज का उत्थान हुआ है, गरीबी रेखा से कई लोग बाहर आए हैं। लेकिन वैसी साहब जैसे आदमी लोग वो समाज में मुस्लिम समाज को चैन से बैठने नहीं देते हैं, उनको उसकाते रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करवाने की कोशिश करते रहते हैं ताकि मुस्लिम समाज बदनाम हो। ये तो ही नेताओं की बात। अब आपको जरा आम आवाम की बात सुनवाते हैं और सुनवाते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लाभार्थी क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर। अब सरकार का मदद मिला, कुछ मिला जुला कर अपना बनाया, बहुत अच्छा लगा। अब अच्छा सुलभ भी बना लिए, पानी वगैरह का भी सब मतलब अच्छा ठिकाना करे, बटन दबाओ तो ऊपर पानी आ जाता है। अच्छा लगा, मतलब लग रहा कि हाँ थोड़ा सबके जैसे थोड़ा सा महसूस हो रहा। अगर ऐसे पैसा नहीं मिलता प्रधानमंत्री से हम घर नहीं बना पाते, बहुत परेशानी है। बहुत कच्चा घर था और चादर वाला घर था, टपकता था, रसोई भी बहुत कच्ची थी। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं हमारे मोदी जी का कि उन्होंने हमें नया घर बनाने के लिए एक मौका दिया और ये आवाज़ दिया उन्होंने हमें। तो मुझे पता चला कि जो है प्रधानमंत्री आवास योजना एक योजना चल रही है जिसके अंदर लोगों को मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। उसके बाद मुझे आवास योजना मिली, आवास योजना के बाद मैंने अपना मकान को बनाया। आपने सबकी बातें सुनी, ये सब आम लोग हैं। कहीं किसी के मन में चेहरे पर कोई डर दिखाई पड़ा आपको? लेकिन नैरेटिव क्या बनाया जाता है? नैरेटिव तो नेता बनाते हैं देश से लेकर विदेश तक। खैर, इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत कौशल कांत मिश्रा जी, नमस्ते। साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में बड़ी ही मजबूती से बात रखने वाले, नमस्ते। और फिरोज बख्त अहमद साहब, जो फॉर्मर चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत स्वागत सर इस चर्चा में। फिरोज सर आपका भी, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं ज़रा चर्चा को विस्तार देता हूँ विनोद जी को जरिए। विनोद जी, वो कहते हैं कि जो बनावट की बातें होती हैं वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती, और अगर मैं कहूँ कि सत्य के सूरज को असत्य का बादल बहुत ज़्यादा देर तक ढक नहीं सकता। जो हकीकत है वो तो सामने आएगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में वो बात सामने आई है, पहले भी हम इस पर बात करते रहे हैं, लेकिन उसी बात को किरेन रिजिजू जी ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अब बड़ी मजबूती से रख दी है। लाल जी, ये मौका तो था कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू मोदी सरकार के 11 साल में गरीब कल्याण और मुस्लिम के साथ साथ जो माइनॉरिटी अफेयर्स में उन्होंने समाज कल्याण के रूप में मिनिस्ट्री ने जो भूमिका निभाई है उसका वो एक लेखा जोखा दे रहे थे जी। तो किरेन रिजिजू ने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि भाई देश में जो मिलने वाले समाज कल्याण और गरीब कल्याण के दर्जनों योजनाएं हैं, उस योजना में तो सारे अल्पसंख्यकों को बराबर का मिल ही रहा है, लेकिन उनका और कई योजनाओं से एक अलग बेनिफिट भी मिलता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक हिंदू समुदाय से कई मामलों में आज की तारीख में यहाँ अल्पसंख्यकों को ज्यादा लाभ मिल रहा है, और इस लाभ को उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के इस पीएम मोदी के इस दर्शन से उसको जोड़ा था जी। उन्होंने तो किसी पे कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन पता नहीं ओवैसी साहब को ये नैरेटिव अच्छा नहीं लगा। उन्होंने 5-6 पेज के सोशल मीडिया पे लगातार, उसके बाद कल दिन मुझे लगा कि भर दिन शायद ओवैसी साहब इसी में बिजी है कि उनको तथ्य पे जवाब नहीं मिला। वो ये बात से चिढ़े हुए थे जो अपना एक विक्टिम कार्ड का की सियासत जो देश में मुस्लिम मेजोरिटी की कम्युनिटी की जो रहनुमाई करने का दावा करने वाले जो भी लोग हों जी, चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे ओबीसी जैसे पार्टी हो, तो वो लोगों को ये लगता है कि हमारी सियासत के का वजूद जो है सिर्फ विक्टिम कार्ड है जी, उसमें डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा लिस्ट देता हूं जी, जिसमें अगर आज उन्होंने दावे के साथ अगर कहा कि बहुसंख्यक आबादी से ज्यादा लाभ सरकारी योजनाओं का मुस्लिम कम्युनिटी खास करके जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको मिल रहा है, तो आपको एक छोटा सा मैं 4-6 जो लिख के लाया वो मैं बता रहा हूं। बिल्कुल बताइए। कि इस देश में सभी माइनॉरिटी में जो जितने भी लोग हैं उनको कम से कम 5 आरक्षण मिलते हैं। जैसे उसमें एसटी का भी आरक्षण उनको मिलता है, एससी का भी आरक्षण मिलता है, ओबीसी का भी आरक्षण मिलता है हर कैटेगरी में, और उसके साथ साथ में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी उनको मिलता है।
उनके लिए अलग मंत्रालय है, माइनॉरिटी अफेयर्स का अलग मंत्रालय बनाया हुआ है, उसके लिए अलग बजट है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस खोलने का उनको एक अलग से उनकी एक भूमिका है जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। इस तरह से आप देखिए कि सरकारी योजनाओं में माइनॉरिटी के लिए अलग से उसकी सारी व्यवस्थाएं हैं जी। माइनॉरिटी अफेयर्स में आप देखिए दर्जनों ऐसे स्कीम हैं जो सिर्फ माइनॉरिटी के लोगों के लिए फोकस्ड है जी। अब आप सोचिए कि इतने सुविधा जो आम लोगों की सुविधा से अलग आपको सुविधा मिल रही है, इसके बावजूद अगर ओबीसी साहब विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि अगर हमको बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, क्या क्या वो कह रहे थे, क्या इस देश में इस बात के लिए जो अवैध घुसपैठ है उसकी जब कभी कभी बात होगी, उस पर कार्रवाई होगी, तो क्या इसको विक्टिम कार्ड खेलेंगे? ये सियासत को एक तरह से किरण रिजिजू ने बेपर्दा किया है। बिल्कुल, किरण रिजिजू ने जो बातें रखते हुए जो तथ्य रखे हैं उनसे बहुत सारी बातें ऐसे सामने आती हैं जिसको हम लोग डे टू डे, दिन ब दिन देखते हैं, लेकिन डेटा में बातें आती हैं तो ज्यादा ठोस तौर पर आती हैं। लेकिन डेटा से नैरेटिव का भला क्या लेना देना? दुष्यंत नागर सर, नैरेटिव तो नैरेटिव है, नैरेटिव तो यहां से लेकर 7 समंदर पार तक बनाते जाओ और जिसको कहते हैं कि हवा में घोड़े दौड़ाते जाओ, ये काम यहां पर खूब होता है। और जबकि हकीकत कुछ और है। तो बिल्कुल इस हकीकत के सहारे कैसे अब वोट बैंक पॉलिटिक्स होगा सर, बताइए। विनोद जी से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मौलाना आजाद साहब के नाम पे एक छात्रवृत्ति योजना चलती थी मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए। कितने लोगों को इस वर्ष मिला है मुझे कृपया बता दें। ब्याज मुक्त ऋण यूपीए सरकार के दौरान अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कार्य करने के लिए दिया जाता था। अब इस योजना का क्या हुआ? कौशल विकास में कितने अल्पसंख्यकों की भागीदारी रही है, कृपया मुझे इसके बारे में ये बता दें। मेरे पास रही दूसरी बात, मैंने आप ही के यहाँ पे अभी कुछ हफ्ते पूर्व डिबेट करी थी जिसमें ओबीसी जो है, ओबीसी एक वर्ग, उसमें पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े सभी लोग आते हैं, वो धर्म के आधार पर नहीं। उसके ऊपर कितना भारतीय जनता पार्टी ने बवाल हल्ला किया था जब कर्नाटक में पिछड़ी जाति से आने वाले या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों को आरक्षण की बात करी। आप बता दीजिए, आप राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व देना भी हमारी जिम्मेवारी है अल्पसंख्यकों की। भारतीय जनता पार्टी ने कितने विधानसभाओं में कितने प्रतिशत अल्पसंख्यकों को टिकट दिए हैं? क्या उनकी संख्या के समानुपात में दिए हैं? लोकसभा में कितने दिए, राज्यसभा में कितने दिए? आपने वीसी के रूप में कितने लोगों की नियुक्ति कर रखी है? गवर्नर कितने? तो मुझे लगता है वो वाला एक और छूट गया कि कितना टेंडर दिया है। वो जो कर्नाटक में करोड़ों का टेंडर रिजर्वेशन देके दिया जा रहा है, वो वाला छूट गया सर। क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो वाला छूट गया, उसको जोड़िए। बौद्धों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, सबको मिलना चाहिए। बराबरी तभी तो समाज में आएगी, और जब बराबरी आएगी तभी आरक्षण समाप्त होगा। अब लोग आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, गैर बराबरी से भैया आरक्षण कैसे समाप्त हो जाएगा? बढ़ाना पड़ेगा आरक्षण। ठीक है, जवाब बनता है, इस पे जवाब बनता है कौशलकांत मिश्रा जी का। कौशलकांत मिश्रा जी, आपकी सरकार नहीं, जवाब देने के लिए कौशलकांत मिश्रा जी है ना। कौशलकांत मिश्रा जी, आपकी सरकार कह रही है कि हमने ऐसा कल्याण कर दिया, ज्यादा सुविधा, ज्यादा सुरक्षा, और यहाँ पर दुष्यंत नागर जी कह रहे हैं आपने ये योजना बंद कर दी, वो योजना बंद कर दी। तो काहे क्या ये दावा, फिर कहां पर ये दावा ठहरता है, बताइए। लालचंद जी, फैक्ट्स पे चलते हैं। नागर हमारे पुराने साथी हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम और इज्जत करता हूं, और मैं उनको ये बताना चाहता हूं, अगर वो माइनॉरिटीज का स्टेटस देखना चाहते हैं तो अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में देखें, जी, बांग्लादेश में मैं आ रहा हूं। कौशलकांत मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं, जरा फिरोज साहब कुछ बात रख रहे हैं। हाँ, रखिए सर, रखिए। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है सर, पहुंच रही है, रखिए। हाँ, तो देखिए, ये सब ना शुक्रगुजारी है। अभी कई योजनाओं का नाम लिया गया, उज्ज्वला योजना आपने खुद बताया, मुद्रा योजना है, पीएम आवास योजना है। तो ये योजना भाजपाइयों के लिए नहीं है, ये हिंदुओं के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। जो राष्ट्र का विकास की बात करते हैं मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें मुसलमान भी आते हैं, ज्यादातर मुसलमान ही आते हैं। जो गुरबा, यतामा, मसाकीन जो हैं, इसमें सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, उनको बेनिफिट पहुंचता है। टॉयलेट्स बने तो ज्यादातर फायदा मुसलमानों को पहुंचा। अगर जो ये दीदियों को जो फंड दिया गया उसमें भी मुस्लिम महिलाएं आई।
तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और मुसलमानों को और भी जो बेनिफिट्स हैं, अगर वो SC ST के अंदर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये ना शुक्रगुजारी नहीं करनी चाहिए। मैंने ओवैसी साहब को सुना, मैंने एक और हमारे MP थे जो बसपा से वहां चले गए कांग्रेस में, नाम याद नहीं आ रहा, वो भी इसी तरह की ना शुक्रगुजारी की बात कर रहे हैं। खुदा का शुक्रिया अदा करें, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, वो यहाँ सीरिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है मुसलमान आराम से रह रहा है, हर चीज अपनी आराम से फॉलो कर रहा है, चाहे वो रमजान हो, चाहे ईद बकरीद हो, अल्लाह का बड़ा कर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम बिल्कुल सही बोला कि अगर आप तुलना करेंगे तो पता चल जाए। मैं दुष्यंत नागर सर आ रहा हूं, जरा पहले जरा कौशल कांत जी की बात आ जाने दीजिए। मैं इस पे जवाब देना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक लाइन बोल लीजिए फिर कौशल कांत। पूर्व के कथन में कहीं भी किसी पड़ोसी मुल्क के साथ भारत के माइनॉरिटीज की तुलना नहीं की। पड़ोस के मुल्क कोई लोकतांत्रिक मुल्क नहीं है, वो तो दुष्ट मुल्क हैं, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। वहां तो माइनॉरिटीज की हालत खराब है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं तो हिंदुस्तान तो फिर CAA का समर्थन करना चाहिए था ना सर, CAA का भी तो विरोध ही कर रहे थे। यही तो फिर यहीं पर बातें जो है एकदम ये कंट्राडिक्टरी बातें आ जाती हैं। अगर ये स्वीकार कर ही रहे हैं आपकी पड़ोसी देशों की बात ही क्या करना कि इतने बुरे हालात हैं, तो CAA का समर्थन करना चाहिए था आपको। मैं आता हूं, कौशल कांत मिश्रा जी जवाब दीजिए। आप दावे कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का कल्याण कर रहे हैं, दुष्यंत नागर जी का आरोप है कि आप तो योजनाएं बंद कर चुके हैं। लालचंद जी, दावे करने की जरूरत ही नहीं है, आंकड़े अपने आप बोलते हैं, और जो आंकड़े बोलते हैं उसके बाद सभी विरोधियों का मुंह बंद हो जाता है। चलिए फैक्ट्स पे बात करते हैं। ठीक। 1950 में हिंदू 84% थे, आज वो 8% घट गए हैं, और अब कितने बचे हैं ये हम जानते हैं। उसी कंपैरिजन में अगर हम मुस्लिम डेटा का सोर्स बताइए सर, क्योंकि 2011 का डेटा कहता है 79% हिंदू हैं। डेटा का NSS से उठा के देख लीजिए। अच्छा ठीक है, वही मैं जानना चाहता था ना, क्योंकि वो रखना जरूरी है। हाँ ठीक है। और अगर हम सेंसस के हिसाब से भी देख लेते हैं जी, तो आजादी के बाद मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 45% बढ़ी है। यानी कि पहले वो थे 9%, जो आज बढ़ करके हो गए लगभग 14%। हाँ, ये तो 2011 का डेटा भी कह रहा है। हाँ ठीक है। हाँ। तो एक ऐसा देश जहां पर, दुनिया में एक ऐसा अकेला देश है जहां पर बहुसंख्यक अपने धर्म परिवर्तन के बारे में विरोध करता है। क्योंकि उसका बहुसंख्यक का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ये दुनिया का अकेला अद्भुत देश है जहां पर अल्पसंख्यक का धर्म परिवर्तन का खतरा नहीं है। कल भी छांगुर बाबा पकड़े गए सर जी। अरे उनको तो छोड़ दीजिए, ऐसे बहुत सारे। केरल स्टोरी जब आती है तो यही लोग सवाल उठाते हैं, कश्मीर फाइल्स जब आती है तो यही लोग सवाल उठाते हैं, जब बंगाल फाइल्स की बात होती है तो यही लोग सवाल उठाते हैं, और वहीं पर यही लोग उस बात पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि जब बिहार चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को खंगालता है कि घुसपैठियों को पकड़ करके बाहर निकाला जाए, तो वो भी यही लोग सवाल उठाते हैं। पेट में दर्द इन्हीं के होता है, क्योंकि इनके लिए माइनॉरिटी, स्पेशली मुस्लिम, इनका एक वोट बैंक है, उसका देश से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। इनको इनके हिसाब से। और एक और बात बताएं, दुनिया में पहला ऐसा भारत देश है जहां पर मंदिर कमेटी होती है, उस मंदिर कमेटियों में मुस्लिम का नाम होता है। नाम लेता हूं, ज्वाला मंदिर में कांगड़ा में शाकिर मोहम्मद जीशान दीन है, शारदा मंदिर में आबिद हुसैन, आयुब खान, यूसुफ खान है, सलेम देवासम बोर्ड में पहले खलील वली, वहाम, रसूल, योहान, इब्राहिम, येबू, इजराइल, लिस्ट पड़ी हुई है। इतना ज्यादा अल्पसंख्यकों को मिला है कि आप ये समझिए कि भारत दुनिया में 2050 में दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश हो जाएगा। इतना माइनॉरिटी अपीजमेंट यहाँ पर होता है कि आज हमारे देश में मंदिरों का नंबर 5 लाख है और मस्जिदों का नंबर 7.5 लाख है। आज हमारे देश में गुरुकुल का नंबर 3,500 है और हमारे मदरसों का नंबर 3.5 लाख है। ये सब कहां से हो रहा है? ठीक है, डेटा तो है, ये सब बात है, सच बात है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, मैं आ रहा हूं सर आप आ रहा हूं, जरा विनोद जी की एक टिप्पणी लेके आपके पास आ रहा हूं। विनोद जी की एक टिप्पणी लेके। विनोद जी, आपकी बातों पर भी दुष्यंत नागर जी ने जवाब। छोटी सी टिप्पणी मेरी ये थी, सुनिए।
उसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा वहीं पर, एक एक साहब करके सॉरी, एक चीज एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए। साहब ने अपने हमदर्दी जो है व्यक्त करी है, उनका दिल रो रहा था रोहिंग्याओं के लिए या बांग्लादेश के जो लोग हैं जो वहाँ आसाम में पूरे हिंदुस्तान में रह रहे हैं। एक इंसानी तकाजा ठीक है, लेकिन ये लोग कैसे रह रहे हैं? ये हमारे टैक्स पेड मनी के उस पर रह रहे हैं जी। तो मतलब हिंदुस्तान जो है, कोई हिंदुस्तान ने कोई वो तो खैराती तो वो खोल नहीं रखे हैं सारे कि भाई आप आइए और खैरात में रहिए। ये रोहिंग्याओं की जो बात है, रोहिंग्या जो है घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनको अपने मुल्क में वापस जाना चाहिए। अब ये जो मुल्क है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों का है, इनका कोई हक नहीं है। बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि जो घुसपैठिए होते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ किसी एक समुदाय के हिस्से का जो है वो ले रहे होते हैं, वो तो सबका, सारे भारतीयों का ले रहे होते हैं, सभी भारतीयों के संसाधनों पर कब्जा करते हैं। मैं आ रहा हूं दुष्यंत नागर जी, आ रहा हूं। कौशल कांत मिश्रा जी, आप एक लाइन कुछ जोड़ना चाहते थे, फिर विनोद जी। मैं सिर्फ ये जोड़ना चाहता हूं, वहीं पर भारत से ही जो टूटे हुए अंग है, पाकिस्तान को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में तो हिंदू खत्म ही हो गए, सिखों को गुरु ग्रंथ साहब को सर पे लाद करके मोदी जी की सरकार ही वापस ले आई। बिल्कुल, अंतिम गुरु ग्रंथ, ठीक, अंतिम गुरु ग्रंथ वहां से है। ये वही भारत का हिस्सा है जहां पर कभी बौद्ध और हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते थे। पाकिस्तान में जब देश डिवाइड हुआ था, पूरे पाकिस्तान में लगभग 35 से 40% हिंदू थे। आज वहां घट करके कितने बचे हुए हैं? लेस देन 1%। बांग्लादेश में, बामियान में तो टैंक लगा के उड़ा दिया था बुद्ध प्रतिमा को। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर, लौटता हूं। बांग्लादेश में 4% बचे थे जी, जो मुझे लगता है कि अभी इस दंगे के बाद लेस देन 0.4% हो जाएंगे। ठीक तो आप ये समझ सकते हैं कि यही लोग हैं, ये वही हिंदुस्तान के लोग थे ना, जो पहले इसी हिंदुस्तान का पार्ट थे। बिल्कुल बिल्कुल, यही वही इन तथ्यों को तो कोई नहीं नकार सकता, इन तथ्यों को कोई नहीं नकार सकता। विनोद जी, दुष्यंत नागर जी ने आपकी बातों पर भी बात रखी, उन्होंने ये भी बात रखी, आप कह रहे थे कि डेटा देंगे आप दुष्यंत नागर जी को कि कितना लाभ वास्तव में मिला है अल्पसंख्यक समुदाय को। क्योंकि आप देखिए, जितनी भी योजनाएं हैं, आप मुद्रा योजना ले लीजिए, आप पीएम आवास योजना ले लीजिए, आप तमाम योजनाओं को ले लीजिए, डेटा तो ये कह रहा है कि बढ़ चढ़ करके लाभ मिल रहा है, लेकिन दुष्यंत जी उसको स्वीकार करने को तैयार। 43% जी बिल्कुल, सारी योजनाओं का लगभग 43%, बताइए, मोर देन 40%, जबकि हम अभी आबादी को 14-15% मान के चल रहे हैं। और एक और बता देता हूं, इनका एक लास्ट चीज, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है हमारी दिल्ली में ही, वो नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, पर पता नहीं कैसे वहां पे इसमें एएमयू भी शामिल है सर, इसमें एएमयू भी है। डिस्कशन पे लालचंद जी, आपने सुना नहीं, मेरा सवाल समझिए। जामिया मिलिया इस्लामिया एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी है जो यूजीसी की गाइडलाइन पे चलती है, पर वहां के 80% से ज्यादा एम्प्लॉय माइनॉरिटी हैं। ठीक है, ये भी डेटा है, ये भी एक डेटा है। मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुझे लगा है कि इस डेटा से नागर साहब का कोई मजा नहीं आ रहा है डिस्कशन में। मैं उनको तो जरा मजा लाइए, कुछ ऐसा डेटा दीजिए कि मजा आ जाए। मैं अब उनको डेटा दे रहा हूँ, उनको ये बता रहा हूँ समाज का ये देश का जो विभाजन हुआ, डेटा दे रहे हैं सर, डेटा इस देश का जो चलाने वाला, सुनिए सर, सुनिए, डेटा आपने मांगा था, डेटा ले लीजिए। जो विभाजन हुआ था 1947 में, इसी विक्टिम कार्ड को लेके हुआ कि यहाँ इस देश में हिंदू मेजॉरिटी के साथ में मुसलमान की अपनी संस्कृति, मुसलमान के अपने रिवाज वो सुरक्षित नहीं है। आपने एक देश बंटवारा कर दिया, और इतने सालों के बाद अगर आपके नेता को मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ी है, तो ये गलती किसकी है? ये उसी कांग्रेस की है या फिर ये गलती सरकार की है? आप जो मोहब्बत की दुकान लगाए फिर रहे हैं भारत के अलग अलग कोने में, अलग अलग राज्यों में, खास करके हर चुनाव के समय में, हर चुनावी राज्यों में, तो उसके मोहब्बत की दुकान में कभी आपने पूछा कि वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी सुधरी है, कितनी बदली है? वहां आपने कभी पूछा, इसके कंपैरिजन में कोई डेटा सरकार पे चस्पा किया है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में इतने लोगों को आवास मिला और मुसलमानों को नहीं मिला, या शौचालय जो मिले इतने लोगों को मिले और इसमें मुसलमानों को नहीं मिला, या फिर जनधन योजनाओं में इतने के कार्ड खुले और मुसलमानों का कार्ड नहीं खुला? आपके पास कोई डेटा नहीं है। आप फेक नैरेटिव गढ़ते हैं
कि डरा रहे हैं। आप फेक नैरेटिव करते हैं कि ये डर का माहौल है। पूरे बिहार से बंगाल तक में अभी जो सियासत है वो इसी डर का है। बिल्कुल, जो इसी डर की सियासत में आप करके जो ओवैसी कह रहे थे कि असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्या आप एक यूपी के बलरामपुर का देखिए, छांगुर साहब 150 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। बताइए कितने असुरक्षित थे क्या वो डरे हुए हैं? ये डरे हुए लोग हैं। सवाल इसका नहीं है, राजनीति का डिस्कोर्स आप चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप डेवलपमेंट की राजनीति जो है भारत में, उसको बदल के आप एक राजनीति में एक तरह से फसाद कर रहे हैं। इसका उदाहरण वक्फ संशोधन बिल है। एक भी गरीब मुसलमानों को उससे कुछ नहीं मिला उस वक्त से। और अगर उस मोदी सरकार ने एक रिफॉर्म किया है तो आप पूरे देश में अलग अलग जगहों पे दंगा करवा बरगला रहे हैं पूरा डर के नाम पे। बिल्कुल, ये इस स्टोरी में डिबेट बिल्कुल बिल्कुल। और ये डर, इस मुद्दे पे डर तो कहीं है नहीं, बल्कि आम लोगों में ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाई पड़ रहा है कि डर नहीं, उनके पास तो समृद्धि पहुंच रही है, उनके पास तो संसाधन पहुंच रहे हैं। और डर तो बिल्कुल फेक नैरेटिव है। आ रहा हूं जरा पहले दुष्यंत नागर जी की बात ले लेता हूं, फिर अब तक की डिबेट में दो महत्वपूर्ण बात निकल के आई है। ठीक, एक तो घुसपैठ की बात, कौशल कांत जी ने कहा कि भाई हम घुसपैठियों को निकालने के लिए पूरा वोटर लिस्ट को रिव्यू कर रहे हैं। दूसरी बात निकल के आई है कि भाई 43% जो सरकारी योजनाएं उनका लाभार्थी अल्पसंख्यक अथवा मुसलमान है जी। दोनों बातों में भाई एक बात बताइए, आप बांग्लादेश से घुसपैठ की आप बात कर रहे हैं, आपके अन्य नेतागण भी 3 करोड़ का दावा कर रहे हैं कि 3 करोड़ भारत में घुसपैठिए हैं। 11 वर्ष से आपकी सरकार है, आपने कितने घुसपैठियों को वापस भेजा? आपने कितने घुसपैठियों को डिटेन किया? आपने कितने घुसपैठियों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा के उनके ऊपर कार्रवाई? हाँ, इसका जवाब तो कौशल जी देंगे जवाब। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सर, जवाब तो पब्लिक डोमेन में है। इनसे कई गुने ज्यादा घुसपैठियों को, अवैध प्रवासियों को यूपीए की सरकार ने 10 वर्ष के कार्यकाल में वापस भेजा। अच्छा, ये है नई जानकारी, ये है नई जानकारी जो कि हम लोगों को सच में जानकारी नहीं थी कि कब भेजा, कैसे भेजा। आपके पास नहीं है तो आ रहा हूँ जरा सा दुष्यंत नागर जी पूरी कर लें, उसके बाद मैंने सवाल उठा दिया। कौशल जी, मैंने सवाल उठा दिया कि हमें खुद जानकारी नहीं। आपको व्हाट्सएप दूंगा, मेरे पास सबके नंबर, मैं आपको व्हाट्सएप। बाद में फिर यही कहिएगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप लोग डिबेट करते हैं ना। हाँ, नहीं, सोच बताइए सर। हम तो ये देख रहे हैं कि अभी कार्रवाई चल रही है और विपक्ष इसका विरोध करता है अलग अलग तरीके से। सर, दूसरी बात आपने कही है कि 43% जो लाभ है वो मुसलमान अल्पसंख्यक को मिला है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कौशल जी, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि 43% लोन जो मुद्रा योजना में मिले हैं अल्पसंख्यक समाज को मिले हैं? ठीक है, जो आपका मूल सवाल था वो कौशल जी से जवाब लेता हूं। कौशल जी, उनका सवाल है, आपने कितने घुसपैठियों को बाहर वापस भेजा 11 सालों में? लालचंद जी, देखिए, जब भी घुसपैठिए आते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरत होती है, बार बार भेजने की कोशिश होती है तो बहुत सारे PIL चैंपियन जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सवाल जवाब उठाते हैं। तो उसका जवाब ये होता है कि पार्लियामेंट से एक कानून बना करके लाया जाए जिससे सारे घुसपैठियों, रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों या जो भी घुसपैठिए उनको बाहर किया जाए। उसके लिए सरकार ने क्या कोशिश की? CA लाने की कोशिश की। विरोध किसने किया? आजादी गैंग ने किया। उसके बाद अगर NRC का लाना, ठीक है, सवाल उठाता है। क्यों सवाल उठाते हैं? जब ये चाहते हैं कि असली भारतीय जो हैं वो सारे भारतीय ही केवल वोट दें, वही लोग उस लोकतंत्र का फायदा उठाएं। तो जब NRC की बात आती है तो कांग्रेस पीछे क्यों हट जाती है? तीसरा, अभी बिहार में जिस तरह से आंकड़े चेक किए जा रहे हैं उन अरे प्लीज सुनिए, ठीक है, आप दोनों जरा रुकिएगा दुष्यंत जी जरा दोनों, मुझे फिरोज सर के पास जाने दीजिए। दुष्यंत जी फिरोज सर के पास जाने दीजिए। फिरोज सर बताइएगा जरा, फिरोज सर, नैरेटिव बनाम हकीकत, जो आम मुसलमान है वो किन चीजों पर यकीन कर रहा है, बताइए। 62 रुपए में देश की कितनी बड़ी आबादी प्रतिदिन अपना जीवन गुजार रही है। 1 लीटर दूध 62 रुपए। फिरोज सर को सुन लीजिए, फिरोज सर को। विषय क्या है? विषय में रहिए। आप मेरे छोटे भाई हैं, सुनिए। विनोद मिश्रा जी ने बड़े इंपॉर्टेंट एक इशू को टच किया, वो था वक्फ बोर्ड का।
हालांकि डायरेक्टली इसका संबंध नहीं है इस टॉपिक से, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर है। देखिए, वक्फ टॉपिक को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया गया है कि हर मुसलमान को ये जो नया वक्फ बिल बना है ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, मुसलमानों के लिए अच्छा है। वक्फ की सारी जमीन 100 साल से, बिल्कुल सही कहा मिश्रा ये जी तो ने, अब ज्यादातर कि 100 मुसलमान साल समझ चुके हैं के सर। अंदर किसी भी मुसलमान को 10 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ वक्फ बोर्ड में। ठीक है, आगे की तो बात छोड़िए। ये सरकार ये चाह रही है वह ये जो ये गरीब हैं, बेवाएं हैं, मुस्लिम बेवाएं हैं, गरीब बच्चे हैं जिनके पास फीस नहीं है, अपने कोर्सेज के देने के पैसे नहीं है, सरकार ये चाह रही है कि वक्फ की फंडिंग जो है सही तरीके से वक्फ बोर्ड में जाए और जो गुरबा, यतामा, मसाकीन मुसलमान है, पिछड़े हुए मुसलमान है, उनका भला हो। ये इस बिल से हो जाएगा। लेकिन मुसलमानों से कह दिया है, ए मुसलमानों, ये सरकार तुम्हारे मदारिस खा जाएगी, यतीम खाने खा जाएगी, मस्जिदें खा जाएगी और तुम सब कुछ आपकी प्रॉपर्टी खा जाएगी। ऐसा नहीं, ठीक है, सरकार और मोदी एक इंच भी नहीं खा सकते, जबकि हो उल्टा रहा। चलिए, अब इस चर्चा में आज इतना सही समय है, समय की कमी है, इसलिए फिलहाल शुक्रिया अदा करूंगा। समय की कमी है सर, समय की कमी है, बिल्कुल समय की कमी है, जल्दी से चलिए। फिलहाल शुक्रिया अदा करता हूं। फिरोज साहब शुक्रिया, कौशल जी शुक्रिया, दुष्यंत नागर जी शुक्रिया और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक छोटा सा ब्रेक।